हम लोग का लास्ट था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि हम लोग पढ़ लिए थे ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अभी भी किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग आगे आते हैं, श्रृंखलन होता क्या है। अच्छा, श्रृंखलन से क्या समझ में आ रहा है? श्रृंखला से मतलब चैन। चैन का मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे अब ये कार्बन की बात कर रहा है, कार्बन की बात कर रहा है। जैसे कि लाइक अगर ये क्वेश्चन ही बना दिया कि श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं या श्रृंखलन क्या है, तो हमको एक आंसर देना होगा ना, सिस्टमैटिक तरीके से आंसर देना होगा। तो इसका आंसर ध्यान से समझना। नोट सामने है ना तुम लोग का, हम बोर्ड पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तुम लोग नोट्स को पढ़ना। बोल रहा है कि कार्बन में, यानी कार्बन में कार्बन के ही, मतलब कि बोल रहा है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कि कोई भी कार्बन से एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 बार भी क्या हो सकती है, जुड़ सकती है, एक दूसरे से जुड़ सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी अणु कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ये कार्बन है, ऐसे बहुत सारे कार्बन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो कि अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक से ज़्यादा है। इसी को हम लोग बड़ी संख्या में अणु, मतलब इससे ही बड़ी संख्या का अणु बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, श्रृंखलन का मतलब होता है चैन बनाना, चैन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ इंसान की बात नहीं हो रहा है, कार्बन की बात हो रहा है कि कार्बन में ही कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़ने की अद्वितीय क्षमता होती है, बहुत सारी क्षमता होती है, जिसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। मतलब कि एक कार्बन एक दूसरे से बहुत सारे कार्बन के साथ में अपने से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। इसमें कार्बन से बहुत सारे श्रृंखला बन सकता है। जैसे कि ऐसे भी बन सकता है, कार्बन यहाँ भी ऐड हो सकता है, कार्बन यहाँ भी ऐड हो सकता है, फिर इसमें भी तो कार्बन ऐड हो सकता है, फिर यहाँ भी कार्बन ऐड हो सकता है। तो वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन ही कार्बन के, यानी कार्बन ही कार्बन के अन्य परमाणुओं से जुड़ने क्या होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा आगे। संतृप्त यौगिक, ये अच्छा क्वेश्चन है। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि संतृप्त यौगिक और दूसरा है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक और दूसरा है असंतृप्त यौगिक, ये दोनों में अंतर क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर कोई भी कार्बन अगर एक परमाणु से जुड़ा हुआ होगा या एक आबंध से जुड़ा हुआ होगा, हम लोग उसको क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक। जैसे कि C यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, लेकिन वो कितने आबंध से जुड़े हुए हैं, एक। आबंध कौन सा होता है, बीच वाला। अगर कोई भी परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी कार्बन एक आबंध से जुड़ा हुआ होगा, हम लोग उसको क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा। कोई भी कार्बन अगर एक आबंध से ज्यादा, मतलब कि ये कार्बन ऐसे, कोई भी कार्बन एक से ज्यादा आबंध से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना भाषा में परिभाषा बता रहे हैं। कोई भी कार्बन अगर एक आबंध से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक। लेकिन कोई भी कार्बन अगर एक से ज्यादा आबंध से जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे। अब यहाँ पे तुम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ एक से भी तो जुड़ा हुआ है,
एक से जुड़ा हुआ है ना, तो फिर हम क्यों नहीं इसको संतृप्त बोलेंगे। अब एक बात बताओ, अगर कहीं पे भी अगर दो गो बॉन्ड आ गया, दो आबंध आ गया, तो एक का वैल्यू खत्म, फिर तुमको वो डबल ही कहलाएगा। डबल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। समझ में आया। फिर से बोल रहे हैं, कोई भी अगर कार्बन सिंगल आबंध से जुड़ा हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। कोई भी कार्बन अगर एक से ज़्यादा आबंध से जुड़ा हुआ होगा तो क्या कहेंगे। यहाँ पे डाउट बस ये था कि ये तो एक से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्यों इसको असंतृप्त बोलेंगे। तो हम बोले अगर कहीं पे भी दो आ गया या तीन आ गया तो एक का वैल्यू क्या हुआ, खत्म, वो असंतृप्त ही कहलाएगा। समझ में आ गया। समझ में आया ये। अगला है चतुसंयोजक। चतुसंयोजक या संयोजकता बोल सकते हैं, संयोजक या संयोजकता। ये चतुसंयोजकता क्या होता है, ध्यान देना कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना चाहे तो कितना निकलेगा, 2 और अगर इसकी संयोजकता निकालना चाहेंगे तो संयोजकता कितना होता है, संयोजकता कितना होगा, 4। संयोजकता कैसे निकालता हम लोग को पहले से पता है, जितना लास्ट में कार्बन घटता है, सॉरी जितना इलेक्ट्रॉन घटता है हम लोग उसी को क्या मान के चलते हैं, संयोजकता। तो ध्यान देना, चतुसंयोजक मतलब बोल रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 6। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। अब ये 4 किसी दूसरे कार्बन के साथ में जुड़कर अपना आबंध क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा करता है ना। जैसे कि मान लो अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं तो कितना हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 2 4 कैसे आता है समझ में आया था ना। अगर 6 है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे में कितने चाहिए, 8। लेकिन हम लोग उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम लोग तो परमाणु संख्या के हिसाब से चलेंगे ना। तो परमाणु संख्या कितना है, 6, 2 पहले में भरा गया, दूसरे के लिए कितना बचा, 4 ही तो बचा। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 2 4। इसकी संयोजकता इसे ऐसे बताते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता। तो कार्बन के संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। लेकिन ये 4 किसी दूसरे कार्बन के साथ में जुड़कर क्या करता है, आबंध बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि ये कार्बन ऐसा मतलब बोल सकते धातु है कि ये दूसरे कार्बन के साथ में, दूसरे तत्व के साथ में साझेदारी करके आबंध बनाने के लिए क्या होता है, इसमें क्षमता होता है। इसी को हम लोग चतुसंयोजकता बोलते हैं। चतु का मतलब क्या होता है, 4। चतु का मतलब होता है 4। संयोजकता का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो वैसे कार्बन यानी कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजकता तत्वों के परमाणुओं के तत्वों के साथ आबंध बनाने क्या होता है, क्षमता होता है। मतलब बोल सकते हैं कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, संयोजकता 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। लेकिन कार्बन अन्य कार्बन के साथ में आबंध बनाने की इसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुसंयोजक कहते हैं या फिर संयोजकता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के बहुत सारा अपरूप होता है। जैसे कौन कौन सा होता है, कौन बता सकता है? कार्बन के कितने अपरूप होते हैं?
मतलब कि बोल रहा है कार्बन के अप्रूप का मतलब होता है, ध्यान देना, कि मान लो कोई तत्व है, ठीक है, अगर वो एक से ज्यादा रूप में पाया गया है, मतलब कोई तत्व है उसी के जैसा एक से अधिक तत्व में पाया गया, मतलब कि दो या दो से अधिक तत्वों में पाया गया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन के अपरूप, यानी कि कार्बन के जैसा ही, कार्बन के रूप के जैसा ही। मतलब कोई एक धातु है, उसी के जैसा एक या एक से अधिक सेम धातु है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरूप, यानी कि कार्बन के अपरूप, यानी कि कार्बन के जैसा है, कार्बन के रूप के जैसा है। तो कितने अपरूप होते हैं? जैसे हीरा होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और कौन कौन सा होता है? फुलेरिन होता है, ग्रेफिन होता है, और क्या है? सीएनटी है ना, कार्बन नैनो ट्यूब। सीएनटी का देखो, अब यहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन और बन गया कि सीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नैनो ट्यूब। ये फुल फॉर्म भी याद रखना कि सीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन नैनो ट्यूब होता है। तो ये इतने सारे अपरूप होते हैं, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा नोट्स में लिखा हुआ है, उसको रीड कर लेना। यानी कि मतलब कि हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ये फ्लोरीन क्या है, ग्रेफिन क्या होता है, सीएनटी क्या होता है, लेकिन हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हीरा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के कार्बन से जुड़े होते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रियाभामी यानी कि 3D संरचना निकलती है। हीरा एक आबंध है, बोल रहा है कि हीरा एकल आबंध है, यानी कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि हीरा कैसा आबंध है, हीरा कैसा आबंध है? एकल आबंध है। मतलब हीरा एकल आबंध का मतलब होता है किसी एक कार्बन यौगिक के साथ में जुड़ेगा। ये एकल आबंध का मतलब क्या? एकल का मतलब क्या होता है? एक। आबंध का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में जुड़ जाना, यानी कि कितने आबंध के साथ में जुड़ेगा? एकल आबंध के साथ में जुड़ेगा। हीरा के बारे में जो नोट्स में लिखा हुआ है उसके बारे में लिख देना है, इसको याद रखना। वैसे नहीं पूछेगा हीरा से आप क्या समझते हैं, ये भी नहीं तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेफाइट से आप क्या समझते हैं, ये भी नहीं पूछेगा कि फ्लोरीन से आप क्या समझते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेना जरूरी है। ग्रेफाइट और भी मतलब एक और बात बोला जाता है कि हीरा अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है, अभी तक का। याद रखना पदार्थ की बात कर रहा है, धातु का नाम नहीं लिया है। धातु का नाम नहीं लिया है, पदार्थ का नाम लिया है। धातु हो सकता है इससे भी कोई और बढ़िया होगा, देखते हैं आगे शायद आएगा। मतलब कि सबसे कठोर, अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ जो मिला है वह हीरा ही मिला है। ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक परमाणु का बंध 3 कार्बन परमाणुओं से होता है, जिससे षटकोणीय समूह मिलता है। दूसरा बोल रहा है कि इनमें एक अबंध 2 अबंध होता है। इसका मतलब ग्रेफाइट का जो अबंध बनेगा वो एकल अबंध से भी बनेगा और डबल से भी बनेगा, इसके जैसा। मतलब कुछ में एक कार्बन भी होगा कहीं पे, एक अबंध भी होगा कहीं पे 2 अबंध भी होगा, मतलब कि बोल सकते हैं एक से ज़्यादा अबंध होगा। चिकना तथा फिसलनशील होता है ग्रेफाइट जो है वो चिकना होता है और बोल रहा है फिसलनशील होता है। देखना ना भाई, पेंसिल का जो अंदर नोक होता है वो चिकना नहीं होता है, फिसलनशील होता है ना। फिसलनशील का मतलब बिल्कुल चिकना की तरह एकदम वैसे। अगला फ्लोरीन।
फुलेरिन। फुलेरिन का सूत्र क्या होता है? पहले तो सूत्र इसका निकल के आता है C60। कितना आता है? C60। अब ये जो फुलेरिन बनता है ना, आई मीन इसका आकार ऐसा होता है बिल्कुल फुटबॉल की तरह, मतलब बोल सकते हैं मतलब कि इस टाइप से क्या बनेगा इसका, मतलब इस टाइप से क्या बनेगा, एक फुटबॉल के जैसा क्या बन जाएगा इसका, अबंध बन जाएगा। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो बन जाएगा। यह अमेरिकी आर्किटेक्ट ये जो फुलेरिन का जो मतलब फुटबॉल की तरह जो इसका आकार होता है, इसको दिया किसने इस आकार को? तो देखो बोल रहा है कि अमेरिका का एक वैज्ञानिक, सॉरी आर्किटेक्ट, जिसका क्या नाम था, बंक मिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया है। मतलब कि जो इसका फुलेरिन को जो गेंद की तरह, यानी कि फुटबॉल के गेंद की तरह, फुटबॉल की गेंद की तरह जो डिजाइन दिया है, वो कौन दिया है? अमेरिकी आर्किटेक्टर बंक मिस्टर फुलर। बंक मिस्टर फुलर के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। अगला है ग्रेफिन। थोड़ा ग्रेफिन के बारे में देख लेते हैं। ग्रेफिन ग्रेफिन बोल रहा है कि आज तक का टेस्ट किया गया सबसे मजबूत पदार्थ, सबसे मजबूत जो धातु पदार्थ है, सॉरी कौन सा है? ग्रेफिन। हीरा के बारे में बोलता सबसे कठोर, ये बोल रहा सबसे मजबूत, यानी कि इससे भी ये ज्यादा मजबूत हो गया है। हम तो बोले ही कि है, हम तो बोले कि सबसे कठोर पदार्थ ये है, मजबूत की बात नहीं कर रहा है, धातु की बात नहीं कर रहा, जो कि इससे भी आगे आएगा, हम ऐसे बोले थे। जो कि ग्रेफिन, जो ग्रेफिन ने बोला सबसे मजबूत हो, कि अब सबसे कठोर धातु तुमको ये हीरा, हीरा धा बता रहा सबसे कठोर जो पदार्थ देगा, धातु ने पदार्थ जो देगा वो हीरा देगा। हीरा में ही आंसर जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि ग्रेफिन अभी तक का जो टेस्ट किया गया था सबसे मजबूत निकल कर आया था। ग्रेफिन सबसे मजबूत पदार्थ निकल कर आया था। अब विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। जो ग्रेफिन होता है, सुचालक का मतलब विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का ये सुचालक होता है ग्रेफिन। मतलब कि इसमें करंट क्या हो सकता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकता है। और तीसरा पॉइंट कि ये लगभग पारदर्शी होता है। इसका मतलब कि इससे आर पार हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। तीसरा हम लोग का है कार्बन नैनो ट्यूब, CNT। CNT फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन नैनो ट्यूब। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट देख लो। बोले बेलनाकार नैनो आकृति की होती है। इसका जो आकार होता है बेलनाकार होता है। आकार जो होता है CNT का कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है। हेलो, 5:30 बजे तक। अच्छा ठीक, 5 बजे तक, 5 बजे तक। हाँ ठीक।
तो जो CNT का जो आकार होता है कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अब ये ऊष्मा का बड़ी अच्छा माना जाता है, मतलब ऊष्मा के चालक का बड़ी अच्छा, मतलब कि इसमें करंट क्या होता है, बहुत ही साफ निकलता है, बहुत ही अच्छा से करंट प्रवाह होता है। बोल रहा है कि अच्छे ऊष्मा के चालक होते हैं। अच्छी का नाम लिया है, मतलब अच्छे ऊष्मा के चालक होते हैं, मतलब इनसे जो करंट होगा ना बिल्कुल ही साफ सुथरा आसानी से A पॉइंट से B पॉइंट तक जा सकता है, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, तनाव झेलने की बेमिसाल क्षमता होता है। भाई इसके अंदर कितनों भी करंट अगर तुम दे दो, कितनो ओवरलोड, तो इसको क्षमता है कि जल्दी खराब नहीं होगा, ये बोल रहा है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि 6422 केजी, याद रखना 6422 केजी को 1 mm स्क्वायर पृष्ठ काट के तार से, पृष्ठ तार के कास्ट से खींचा जा सकता है ना, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता। सोच लो भाई, वजन बोल रहा है 6422 केजी, 1 mm कितना मोटा होता होगा भाई, 1 mm स्क्वायर कितना मोटा होता होगा। पतला वाला तार देखा है, देखो ये वाला तार 1 mm का, 1 mm ये जो तार दिख रहा है भाई, इतना पतला तार से 6422 केजी को भी खींच सकता है। सोचो कितना मजबूत होगा, वजन खींच सकता है ना, सोचने वाली बात। 6000 केजी मतलब कितने क्विंटल हो गया। धान वान कौन ज्यादा रोपता है, हम तो खेती खैर बहुत ज्यादा करते हैं, खेती तो बहुत होता है, मिला जुला के 5-6 बीघा धान रोपा जाता है। तो 100 किलो को हम लोग 1 क्विंटल बोलते ना है। 600 क्विंटल हो गया ना, 600 क्विंटल हो गया, 600 क्विंटल हुआ, 600 क्विंटल में तो 6000 आया, 400 और है, 6400 क्विंटल हो गया। सॉरी यार, 6400 क्विंटल कैसे, वो तो फिर अथी में आ गया। 6422 केजी है, ऐसे समझो कि 100 केजी में कितना होता है 1 क्विंटल, तो 6000। भाई हम इसकी नहीं समझ में पा रहे, तुम लोग बताओ। चलो निकालते हैं हम लोग, थोड़ा मैथ देख लेते हैं। 100 केजी में कितना क्विंटल होता है, 1 क्विंटल, ठीक है। तो 1000 केजी में कितना हुआ, क्विंटल की बात करो ना यार, कितना 10 क्विंटल, 1000 केजी में 10 क्विंटल। तो अब यहां से निकल के आ गया ना 6000 केजी में 60 क्विंटल, 60 क्विंटल और 400 है, 400 में 4 क्विंटल हो गया ना, 4 क्विंटल। तो 6400 केजी में कितना हो गया, 64 क्विंटल हो गया ना, 64 क्विंटल हुआ ना। और 22 केजी का अलग कर दो, यानी कि 64 क्विंटल 22 केजी को 1 mm का तार CNT जो होता है वो खींच सकता है। सोचो कितना मजबूत होगा। क्या तार, वायरिंग में तार पता नहीं भाई, ऐसे तार हम देखे तो खैर नहीं है, पढ़ रहे हैं तो आ गया, पढ़ते पढ़ते किताब में दिया हुआ है तो भैया बता दिए। तार एक्चुअली हम नहीं देखे, हाँ तार कार्बन नैनो ट्यूब, ये मतलब इस टाइप से होता होगा तार वार टाइप से। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है आज का, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। कार्बन और कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर बताएं। सिंपल बोल रहा है, कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर बताएं। कार्बनिक और, हाँ
अकार्बनिक में बता रहे अंतर बताए। हाँ बोलो अब। दोनों को बताना पड़ेगा ना पार पर। हाँ हाँ, बीच में लाइन पार के बताना जब भी बताना। हाँ कि मतलब ज़्यादा ज़्यादा 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट तक जाए तो सही बात है, कोई बात नहीं है। देखो कार्बन है, अकार्बनिक में छोटा सा डिफरेंट बता दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि वे पहले कार्बनिक का बता रहे वे यौगिक जिनमें प्राय कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर, बोल रहा है कि ये कार्बन और क्या मिलकर, और हाइड्रोजन मिलकर, हाइड्रोजन मिलकर, दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, या बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक में अधिकतर यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं बल्कि कोई एक पाया जाता है। मतलब बोल रहा है कि कार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन, सॉरी ये हाइड्रो कार्बन बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। लेकिन अकार्बनिक में क्या होता है कि अधिकतर यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं होते, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों होने की जरूरत नहीं है, कोई एक पाया जाता है अकार्बनिक यौगिक में। तो ये था हम लोग आज का। तो उसके बाद हम लोग कल से हम लोग पढ़ेंगे, पता क्या, रूट वर्ड थोड़ा सा जान लेंगे। ये मेथ एथ आता ना है, ब्यूट, प्रोपेंट, हेक्स, ये सब हम लोग देख लेंगे। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आया है।